मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तैयारी कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? मैं विश्वजीत दास आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिजिक्स जेनेसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th का, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा उसी को आप एग्जैक्टली याद रखना होगा। अरे सर क्या बोल रहे हो? याद रखना होगा, तुम्हें सब कुछ याद रखना होगा। अगर फिजिक्स में 180 में से कॉम्पिटिटिव में, अगर मैं नीट की बात करूं, अगर आपको 180 में से एटलीस्ट 160 प्लस लाना है तो आपको सब कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बाइफरकेट कर लेता हूँ पहले। जो जितने भी चीज़ हम पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कैपेसिटेंस हो, मैग्नेटिज्म हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, उसमें से 70% चीज़ थियोरेटिकल होता है एंड 30% न्यूमेरिकल होता है। आपको क्या करना होगा, 70% जो चीज़ें होता है उसको आज इट इज़ रट लेना है, आज इट इज़। मतलब मान लो मैं आपको बताऊँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी आज जो है 10 साल पहले भी वही था, 10 साल बाद भी वही रहेगा। तो आपको आज इट इज़ रटना है क्योंकि एग्जाम में वो डायरेक्ट सीधे आएगा, ठीक है। बट जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, आप चाहे जितना भी रट लो उसको, वो आज इट इज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। एंड उसके लिए कौन है? आप। अरे चलो मैं भी हूँ, तो इसी बात पे हाथ मिलाते हैं, ठीक है। अरे नहीं, अभी चलो करना चल रहा है, राइट। तो नमस्ते। तो आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जितने भी चीज़ें हैं आप एक काम करिए, एक एक करके नोट करते चलिए। एंड जो भी चीज़ आ रहा है आप इस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो रहा है, ठीक है। तो आज ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे करके हम सारा चीज़ को पढ़ेंगे, राइट। आप टेंशन मत लो, जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे वाइंड अप कर लूँगा। अरे सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, सारा चीज़ ऐसे इस जगह पे आ जाएगा? अरे उसके लिए मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, राइट। जितना भी चीज़ मैं आपको बोलूँगा उसी को आप रट लो, उसी को आप प्रैक्टिस में लाओ। एंड आप इसी चीज़ को मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये अगर आप मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसी के साथ आप जाओगे तो 100% आपकी सक्सेस होगा। एंड यू विल फाइंड फिजिक्स इज ईजी। अरे इस डर को हटाओ। क्या है डर? बोलते हैं सब चीज़ फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है? अगर आप सही तरीके से जाओगे, सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपको इजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए तो हम इस चीज़ को, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चलेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। तो इसी के लिए आप याद करो पुरानी चीज़ें कि आप चार्ज के बारे में पढ़ चुके हो, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप चार्ज के बारे में पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम चार्ज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे चार्ज के मोशन के बारे में, ठीक है। तो चार्ज जब मूवमेंट करता है तो उसी की स्टडी यहाँ पे होगा। एंड कंसिक्वेंट चैप्टर में हम उसी की चार्ज की मोशन के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो बात आता है, अगर मैं करंट की बात करूँ तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे ये मार्कर को क्या हो गया, राइट। तो इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो पहले इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसी को हम लिख लेते हैं, I = dq/dt। ये आप बहुत जगह पे देख चुके हो, जैसे वेलोसिटी में आप देख चुके हो dr/dt, एक्सीलरेशन में आप देख चुके हो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट को वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मैं आपको बोल रहा था अभी, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। उसी को समझते हैं एक बात, एक एग्जांपल में। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक है मान लो अनीता, दूसरा है बसंती, राइट।
तो आप में से किसी का नाम भी होगा। तो मान लो अनीता 10 प्रॉब्लम कर रहा है 10 मिनट में एंड बसंती 10 प्रॉब्लम कर रहा है 10 साल में, तो किसका रेट ज़्यादा है? समझ रहे हो ना, राइट। तो इसीलिए रेट ऑफ फ्लो एंड इंपॉर्टेंट होता है। रेट का मतलब होता है यहाँ पे हमने समझा, तो I इज इक्वल टू होता है dQ/dt, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ करंट का, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, तो जिसे हम बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम एंड ये टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। इसी को हम अभी देखेंगे ये क्या है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते चलना धीरे धीरे करके, राइट। कॉपी पेन पकड़ के एकदम क्लासरूम जैसा फीलिंग आएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा। एंड आप देखना जब भी करंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम यूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते चलो। नाउ तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो 1 एम्पियर जो मैं यहाँ पे अभी आपको बोला, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन है 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, राइट। तो ये जो कंडक्टर है मेरे पास, मान लीजिए ये उसका मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, बेसिकली चार्ज का फ्लो मतलब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो मानते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो ये क्रॉस सेक्शन को ऐसे क्रॉस करेगा, राइट। अगले क्रॉस सेक्शन को ऐसे क्रॉस करेगा ये। तो हम करंट को तब डिफाइन करते हैं जब चार्ज क्रॉस करता है सम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो 1 एम्पियर को इसीलिए हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस दिस क्रॉस सेक्शन इन जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखा। तो अभी बात आता है करंट इज ए स्केलर और वेक्टर। क्या है करंट? इट इज़ नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज़ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो टेंसर वो क्वांटिटी होता है जिसका अलग अलग वैल्यू होता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम करंट को ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। बट आपका अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा कि ये कैसा क्वांटिटी है, तो आप लिख लो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मार्क नहीं कटेगा। नाउ आप टेंसर भी मेंशन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे देखो, तो करंट का अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये तो 400 ऐसे एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये तो वेक्टर होना था। नो, करंट जो होता है, जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो जो चार्ज का मूवमेंट होता है वो जस्ट एक सेंस ऑफ चार्ज फ्लो देता है हमें, ठीक है। तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जो करंट होता है उसको हम स्केलर मानते हैं। नाउ तो और एक पॉइंट आप याद रखिए, ये जो है ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। कौन? करंट, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, मान लेते हैं ये एक वायर है, देयर इज अनदर वायर, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। ये मान लो दोनों वायर 90 डिग्री पे ऐसे हैं, ठीक है। आपको पूछा जाए कि बताओ इस ब्रांच में कितना, इस जो वायर है इस पर कितना करंट फ्लो होगा, क्या होगा? क्या 3² + 4² होगा इक्वल टू 5 होगा? नहीं बच्चों, ये 5 नहीं होगा, ठीक है। ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है, इसीलिए हम इसको स्केलर बोल देते हैं, राइट। तो ये जो होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, तो इस जगह पे जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर देता, ठीक है, तो ये करंट चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट एक सेंस देता है कि किस डायरेक्शन में और कौन सा सेंस में चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ तक करंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़े। तो करंट एक स्केलर है, राइट, एंड करंट नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो जिसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने देखा I इज इक्वल टू dQ/dt। अब मान लो मैं आपको बताऊं, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक सर्किट में 2 कूलम फ्लो हो रहा है, मान लो 0.01 सेकेंड में, एंड दूसरे सर्किट में मान लीजिए वही 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है मान लो 1 घंटे में, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लेना इस चीज़ को। तो 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट इंटू 60 यहाँ पे कर लीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कौन सा जगह पे ज़्यादा करंट आएगा। ओबियसली जो जहाँ पे कम टाइम होगा उस पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नाउ। तो यहाँ पे करंट हमने देख लिया, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। तो अभी आता है बात
दूसरे चीज़ें के बारे में करंट के, तो हम अगर डिफाइन करेंगे एवरेज करंट, तो एवरेज करंट को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसी को हम लिख लेते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट पूछे तो आई इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आई इंस्टेंट को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये चीज़ें आपने पहले 11th में पढ़ रखा है, तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बस हम दूसरे क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सो इसी को हम लिख लेते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, दैट्स इट। तो ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो इसी को हम आगे और बढ़ाते हैं, चीज़ों को आप नोट करते चलिए। नाउ तो अगर हम यहाँ से आई जो हमारे पास आया, आई इंस्टेंट दैट इज डी क्यू बाई डी टी, उसी को हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो यहाँ से हमें डी क्यू का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू आई डी टी। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लूँगा, ठीक है, तो ये मुझे देगा टोटल चार्ज, बिकॉज डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज होगा। एंड इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों एरिया अंडर ए कर्व। एरिया आप ऐसे समझो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, एरिया के बारे में। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, आई डी टी यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब एरिया अंडर द करेंट टाइम कर्व हमें देगा टोटल चार्ज, राइट। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। तो यहाँ पे अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पे आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो जो टोटल चार्ज हमें मिलेगा, सो दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी, राइट। आपको टाइम की लिमिट दिया होगा, सो ये T1 से T2 आप पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। हम एक एक दो करके न्यूमेरिकल लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एरिया अंडर द करेंट टाइम कर्व विल गिव मी द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट। नाउ तो इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, देख लीजिए। बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना, एकदम कॉन्फिडेंटली चलना, राइट। डरना मत, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसी को एकदम डिटेल करके नोट पे लिख लीजिए एंड याद रखिए, ठीक है। नाउ तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, मान लीजिए मेरे पास एक कर्व दिया गया है ऐसे, ये मान लीजिए आई है, ये मान लीजिए टाइम एक्सिस है, मान लीजिए मुझे ग्राफ ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। ये हमें ये दे रखा है 4 एम्पियर, हमें ये दे रखा है मान लीजिए 3 सेकेंड, हमें ये मान लो दे रखा है 6 सेकेंड। हमें पूछ रहा है बताइए 0 से लेके 6 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। बताना बहुत इजी है, मैं आपको अभी भी बताया, कुछ नहीं करना है। जैसे ग्राफ आपको देखना है तो आप ग्राफ से क्या करो, सीधा सीधा एरिया निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे इसके अंदर एरिया चाहिए, तो ये पूरा ग्राफ के अंदर मुझे एरिया चाहिए। तो अगर मैं इस जगह पे एरिया निकालूँ तो ये वाला एरिया मुझे कितना मिल जाएगा, देख लीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितना है 4, एंड ये वाला जो एरिया होगा ये कितना होगा, ये हो गया बेस आपका 3 एंड ये आपका हो गया, ये कितना विड्थ कितना हो गया 4, तो प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये आंसर कितना आ गया, सो 6 + 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 18 कूलम। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है। तो ये 18 कूलम फ्लो हो रहा है अप टू कितना सेकंड में, 6 सेकंड। आप जैसा चाहे जैसा भी कर्व लीजिए, आप मान लीजिए आपको और एक कर्व देगा, क्या होगा उस पर कुछ कोई डरने की बात नहीं है। मान लो और एक कर्व दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, आपको और एक कर्व दे दिया मान लो ऐसे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, उसी के अंदर आप एरिया ले लो, काम ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, हम इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं और एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको दिया है, जो Q दिया है, मान लीजिए आपको दिया है 3t² + 2t + 4 दैट मैनी कूलम। आपको पूछ रखा है कि बताइए करेंट 8 मान लीजिए 1 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो पता है जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है दैट इज dQ/dt होता है। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे, अच्छा अभी मत बोलना कि सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता। बाय 12th अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है मतलब तो क्या कर रहे हो, जाके डिफरेंशिएशन को लर्न करो, इंटीग्रेशन को लर्न करो, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये आ गया कितना, सो ये आ गया 6t + 2,
राइट। ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होगा 0, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो मुझे पूछ रखा है कितना सेकंड पे 1 सेकंड पे, तो पुट कर लीजिए 6 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर, खत्म आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, आप डिटेल में इसको पकड़ के चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। तो ये हमारे पास आ गया करंट का वैल्यू। नाउ तो एवरेज करंट गया, इंस्टेंटेनियस करंट गया। आप और एक चीज़ मार्क करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन व्हाटएवर इट इज, एक चार्ज ले लो, चार्ज पार्टिकल ले लो। ठीक है, ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रहा है। तो हमें पूछ रखा है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, तो वो होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमें करंट का डायरेक्शन देता है। बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसका चार्ज। तो इसीलिए जो कन्वेंशनल करंट हम डिफाइन करते हैं, तो कन्वेंशनल करंट मान लीजिए ये एक वायर है, ये ए है, ये बी है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक, तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए से लेके बी तक, तो मेरा जो कन्वेंशनल करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सेम आज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे पास ये जो सर्कुलर लूप है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे दौड़ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन डेफिनेटली इस तरफ होगा, डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज़ को अभी देखा। तो कन्वेंशनल जो करंट होता है वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, तो अभी आप और एक चीज़ मार्क करिए, हमेशा जो करंट होता है, ये करंट का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते। जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो होता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमेशा बोलेंगे हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस आर, तो करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैं मार्क कर लेता हूँ ए को हाई पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ये आर को बुलाता है रेजिस्टेंस, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे उसको। तो यहाँ पे ये जो करंट होता है, सो दैट करंट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाय आर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे, बट फिलहाल आप तो 10th में पढ़ चुके हो ना ओम्स लॉ, तो इसलिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। ये करंट की हम प्रॉपर्टी अभी पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, मान लो मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, नोट पॉइंट वट एवर इट इज़, यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड। इस पे एक सवाल आ सकता है। मान लीजिए मेरे पास इस लूप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। तो हमें यहाँ पे इसका अगर करंट पूछ रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना, Q/T। ठीक है, ये T होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। सो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, सो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V/R। तो R ऊपर चला गया तो ये हो गया 2πR/V, ये T का वैल्यू मिल गया। तो अगर हमें करंट चाहिए तो सिंपली क्या करो, Q के जगह में E को पुट कर दो, E/T, T का वैल्यू लेके पुट कर दो, तो ये आंसर कितना आ गया 2πR/V। इसका मतलब V ऊपर चला गया, ये आंसर। ठीक है, तो ये हुआ करंट का एक्सप्रेशन, राइट। ये चीज़ आप याद रखो, ये इस पर आगे आपको बहुत काम आएगा। इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम जब आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, वहाँ पे भी ये चीज़ आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ, तो अगर मैं यहाँ पे करंट की टाइप की बात करूं, तो अभी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ करंट। ठीक है, बेसिकली दो टाइप होता है दोस्तों। तो एक होता है डायरेक्ट करंट,
तो डायरेक्ट करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों I वर्सेस T का, ये कुछ इस प्रकार होता है। इसका मतलब ये टाइम इन्वेरिएंट है, TIV, ये इसका मतलब होता है टाइम इन्वेरिएंट। आप देखो इस जगह पे अगर मैं आपको बोलूँ, मान लीजिए ये वैल्यू है I0, आप देख लीजिए ये T1 टाइम पे इसका वैल्यू कितना है I0, T2 टाइम पे इसका वैल्यू कितना है I0, T3 टाइम पे भी इसका वैल्यू कितना है I0। इसका मतलब टाइम वट एवर इट इज़, टाइम जैसे भी चेंज होता रहे, करंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं टाइम इन्वेरिएंट सिग्नल, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एंड आप एक चीज़ नोट करिए, ये एक प्योर डीसी सिग्नल है एंड प्योर डीसी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। इसका मतलब सर इम्प्योर डीसी भी होता है? हाँ होता है, जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में डायोड वगैरह, वहाँ पे हम देखेंगे। तो बेसिकली जो डायरेक्ट करंट जो होता है या फिर डीसी सिग्नल जो होता है, दे आर यूनिडिरेक्शनल। कौन सा डायरेक्शनल? यूनिडिरेक्शनल। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में उनका मोशन होता है। आप देख लीजिए इनका एक तरफ है ग्राफ में, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिडिरेक्शनल और टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। जितना भी टाइम होता रहे उसी उनका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया है। I0 आप आज देख रहे हो I0, 10 साल के बाद भी देखोगे I0, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट करंट। एंड ये इम्प्योर डीसी होता है, ये इम्प्योर डीसी होता है, इसे हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी यूनिडिरेक्शनल सिग्नल है, तो इसे भी हम बोलते हैं डीसी सिग्नल्स, ठीक है। अभी हम दूसरी की टाइप की अगर बात करेंगे, दूसरा टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आप लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, मिटा दें, ओके। नाउ हम दूसरे टाइप की अगर बात करेंगे तो दूसरे टाइप जो होता है तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट में इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है एंड इसका जो डायरेक्शन है ये पीरियडिकली रिवर्स करता है। इसका मतलब एक बार में प्लस हो गया तो दूसरे बार में माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके चला जाएगा। एंड आप एक चीज़ नोट करिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मान लीजिए टाइम T1 है, तो ये देख लीजिए आप T1 पे एक वैल्यू आपको मिलेगा, T2 टाइम पे एक वैल्यू मिलेगा, T3 टाइम पे और एक वैल्यू मिलेगा एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक पीक मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ए पीक ऑफ द करंट। सो ये एक पीक है, इसको हम I0 लिख लेते हैं, कोई कोई बुक में IM भी लिखा होता है, Imax इसे बोलते हैं, इस चीज़ को हम Imax बोल देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करंट, इसे पीक करंट बोल देते हैं, पीक नहीं, पीक करंट, ठीक है। नाउ तो ये इसको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट, टीवी, टाइम वेरिएंट सिग्नल। इसका जो वैल्यू होता है वो कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो हमने यहाँ तक डेफिनेशन पढ़ लिया टाइप ऑफ करंट के बारे में। एक चीज़ आप नोट करिए, अल्टरनेटिंग सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी होता है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज या फिर 50 साइकिल पर सेकेंड। अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है टू अवॉइड पावर थेफ्ट। जैसे मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 60 हर्ट्ज, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है ऑपरेशन का। तो यहाँ तक देखा तो टाइप ऑफ करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट, ये इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन आप रट लो, याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो अभी हमने टाइप ऑफ करंट पढ़ लिया, देख लिया उसका टाइप कितना होता है। तो अभी हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है एंड इसको मैंने यहाँ पे एक
सेल जो है यहाँ पे, अब बैटरी बोल सकते हो, बैटरी हम आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में, डोंट रिफर दैट। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ये पोटेंशियल V है, ठीक है, ये हम इसको सेल बोलते हैं, ठीक है, मैं आइडियल सेल यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो सेल है इसका दो डंडा होता है, बड़ा वाला डंडा और छोटा वाला डंडा। जो बड़ा वाला डंडा होता है उसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, और जो छोटा वाला डंडा होता है उसको हम लो पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल एंड ये लो पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये हाई पोटेंशियल जो डंडा है, अगर इस पर पोटेंशियल V है, तो जो लो पोटेंशियल पे जो होगा उसका पोटेंशियल 0 होगा। आप सोचो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को कितना रहना है, V। तो अगर ये V है, आप देखिए ये कंडक्टिंग वायर है, ये सब कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे चल के देखेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टिंग वायर का वो 0 होता है। दिस इज कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन जैसा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस जगह पे पोटेंशियल V होगा तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, V ही होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो अगर इस पे 0 है तो इस हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, राइट। तो ये सारे जगह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। आप देखिए अभी भी ये जो कंडक्टर है इस पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V, क्योंकि ये इस वाला टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना है, V, एंड इस पे पोटेंशियल कितना है, 0। तो कुल मिलाकर जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, V ही हुआ। तो ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम प्लस पे दिखाएंगे, ये इसको हम माइनस पे दिखाएंगे, ठीक है। हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल जनरली इसको मान लेते हैं, तो आप भी इसको नोटेशन को मान लीजिए। तो देखिए जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट हो गया ना इस कंडक्टर पे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन व्हाटएवर इट इज इसके अंदर जो भी है, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फ्लो होता है ना, यस और नो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ ये इस तरफ आ गया, राइट। तो जैसे इस तरफ ये आ गया ना, तो अभी इसको ये पूरा फ्लो करना है, चार्ज तो पूरा दौड़ना चाहिए ना सर्किट में। तो क्या होता है इस चीज़ को समझिए, जैसे प्लस क्यू इधर आ गया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0। एंड याद करो पोटेंशियल को हम क्या लिखते थे, W/Q, बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इज डेफिनेटली रिलेटेड टू समथिंग दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं है, राइट। बट हमें तो चार्ज को दौड़ाना है इस सर्किट में, ये जो कंडक्टर में, क्योंकि चार्ज करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो जैसे ही इसका एनर्जी 0 हो गया तो अभी क्या होगा, चार्ज तो ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो इस चीज़ का काम कौन करता है, ये वाला आदमी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ EMF। हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स में, हम पढ़ेंगे इट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ EMF। ये जो होता है ये EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इस चीज़ को केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 11th में। तो बेसिकली जैसे चार्ज यहाँ पे आके पहुँच गया इस टर्मिनल पे, उसका एनर्जी सारा का सारा खत्म हो गया। तो ये अभी क्या करेगा, इसको भीख मांगेगा, भीख दो, मैं क्या करूँगा, उधर जाऊँगा। तो जैसे ये इसको भीख मांगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे बेग कर रहा है कि मुझे ले लो, ठीक है। तो जैसे इस जगह पे ये आया तो इसको इधर लेने का काम कौन करेगा, ये, ठीक है। तो अभी ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो कि क्या करता है, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके जाता है। यानी कि जब ये यहाँ पे आके पहुँचा ये वाला चार्ज, उसका एनर्जी सारा का सारा ख़त्म हो गया। तो जैसे एनर्जी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे वो आ गया, ये क्या किया, इसको फिर से एनर्जी देने लगा, ठीक है। बोला कि टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हें एनर्जी देने के लिए। तो ये ऐसे एनर्जी दिया, तो तभी तो ये क्या हुआ, ये चार्ज ऐसे फ्लो हो गया। तो जैसे आके यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसके पास एनर्जी आ गया, तो ऐसे चलने लगा, मेरे पास एनर्जी है, ठीक है। तो अभी फिर से क्या हो गया, इधर आके पहुँच गया, जैसे आके यहाँ पे पहुँच गया उसका सारा एनर्जी ख़त्म हो गया, वर्स एकदम ऐसे हो गया, राइट। फिर क्या बोला कि मुझे ले चलो, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर से इसको क्या क्या बोला, बेक करा,
राइट, मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे ले चलो। तो ये जो है ये इसको क्या करेगा, एनर्जी देगा, फिर से क्या करेगा, इसको ऐसे लेके चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी मतलब ऐसे ही क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है इनसाइड ए कंडक्टर। जैसे आगे मतलब जो चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा लो पोटेंशियल साइड पे, उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को लेने वाला जो व्यक्ति है वो यही है, जिसे हम आगे नाम देंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। राइट, तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आपका जो चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आप इस चीज़ को ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। आप देखिए, जो एक फाउंटेन है, मान लो वाटर फाउंटेन, उस पर क्या होता है, आप अगर मार्क किए होंगे कंटिन्यूसली, वहाँ से क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है, मतलब फिर से वो ऊपर जाके फिर नीचे गिरता है एंड फिर ऐसे आता है। तो इसका काम कौन कर रहा है? जब जो वाटर के यहाँ पे गिरा वो फिर से उठा कैसे, कौन उठाया उसको? सोचिए। राइट, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके अंदर कोई है, तो जो कि क्या कर रहा है, उसी वाटर को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके जा रहा है। तो उस चीज़ का काम कौन कर रहा है वहाँ पे? मोटर। तो उसी मोटर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है, जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके जाता है। इसी के कारण क्या होता है, करंट जो होता है वो फ्लो होता है। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे करंट फ्लो होता है। बेसिकली करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इनफैक्ट, एंड जो कि किसके कारण होता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाएगा दोनों टर्मिनल के बीच में, मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, तो अगर इस कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है ना? नाउ ईएमएफ के बारे में बाद में चर्चा करी जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड उसका जो एप्लीकेशन होगा वो कॉम्पिटिटिव में बहुत ही क्वेश्चन आता है उस पर। ठीक है ना? तो अभी हम और एक चीज़ की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जो करंट होता है वो ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, हम उसे टेंसर मानते हैं। हम अभी और एक चीज़ डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं लेटर जे पे। ये एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए, करंट एक कैसा क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर है, बट करंट डेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा एक कंडक्टर है। ठीक है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है। राइट, तो मान लीजिए इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार है, इसी कंडक्टर में मान लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया का वेक्टर होता है, आप गॉस लॉ पढ़ चुके हो। तो ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। या तो आउटवर्ड नॉर्मल ले लो या तो इनवर्ड नॉर्मल ले लो, हम यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल ले रहे हैं। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मान लो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे लिया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, ए डैस्ट। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं, ये कुछ थीटा है। यानी कि मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझिए। ये मेरे पास एरिया था ए, अभी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं वो जो एरिया है ये कुछ ऐसे घूम गया। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार कट किया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी सरफेस को नॉर्मल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो भी सरफेस होता है उसको आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं एरिया वेक्टर को। तो ये हुआ इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हुआ मान लो ए डैश, एंड ये जो सरफेस था इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा, ए उसको नॉर्मल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैं अगर करंट डेंसिटी की डेफिनेशन की बात करूँ तो ये डेफिनेशन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, आप याद रखना। करंट डेंसिटी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, दैट इज इक्वल टू करंट होल्ड पर यूनिट सरफेस एरिया विथ करंट बीइंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की तो आप देख सकते हो ये आई बाय ए जो होता है, ठीक है, हम इस ए डैश का अगर एक कंपोनेंट लें ए की तरफ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो दैट इज इक्वल टू ए डैश का एक कंपोनेंट ले लीजिए इस तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? ए डैश कॉस थीटा। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा। इसी को ही हम बोल देते हैं क्या, करेंट डेंसिटी। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, सो आई इज इक्वल टू, वहाँ से मैं लिख सकता हूँ जे इंटू ए डैश इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसको फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जे वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट ए, आपको ए डैश, तो आपको बहुत ही किताबों में मतलब ये लिखा होगा मिलेगा कि करंट इज़ स्केलर बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। उसका रीजन ये है क्योंकि जो करंट इसलिए स्केलर होता है क्योंकि वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है भाई। तो अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, स्केलर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। करंट डेंसिटी आपका एग्जाम में बोर्ड में पूछ लेते हैं कि डिफाइन करंट डेंसिटी, तो इसका डेफिनेशन आप याद रखो कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट सरफेस एरिया विथ द एरिया बीइंग हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इस पूरा चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो ये हुआ हमारे पास करंट। ठीक है, तो वेयर एज करंट इज ए स्केलर बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आपको जे दे देगा, एरिया वेक्टर दे देगा, आपको पूछेगा कि करंट कितना है निकालो। कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि जो करंट डेंसिटी वेक्टर है वो मान लो दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मान लीजिए, एंड जो एरिया वेक्टर है मान लीजिए उसको आपको दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हमें पूछ रखा है कि करंट कितना होगा बताया। तो हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जैसे हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका यहाँ पे अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ये, ठीक है, प्लस -1 इंटू -2, तो कैलकुलेशन कर लेना, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, दैट मेनी एम्पियर। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकता है करंट डेंसिटी में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, ये आप दिमाग में रख लो, कीप इन माइंड कि फॉर द फ्लो ऑफ करेंट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला दैट इज कैरियर कंसंट्रेशन। ये कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है आप याद रखो, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसे हम छोटा लेटर n पे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड दूसरा जो होता है दैट इज मोबिलिटी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, इसे हम म्यू पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ ज़रूरत होता है फॉर द फ्लो ऑफ current in a conductor. When current crosses some cross section of the conductor, we require two things. These are the two things, that is carrier concentration, जिसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इसको हम छोटा n पे डिनोट करते हैं, एंड दूसरा जो होता है मोबिलिटी, ये म्यू पे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसको आगे चर्चा करेंगे। नाउ तो अभी तक हमने जो देखा करंट के बारे में, तो करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो टेंसर होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। ठीक है, एंड करंट इज ओनली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसी के कारण करंट फ्लो होगा। एंड आप और एक चीज़ याद रखिए, करंट हमेशा फ्लो होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, आप इसको अगर मुड़ लीजिए, कैसा भी कंडक्टर हो जाए। ठीक है, तो जैसा भी कंडक्टर होगा, कर्व हो चाहे स्ट्रेट हो, हमेशा उसी के लेंथ के अलोंग जो होता है वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट, तो अभी हम और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था तभी आता था, आज भी आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग लगा लीजिए।
ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये नाउ जब भी हम कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमाइज मोशन में मूव करते हैं, राइट। तो जिसे हम जिगजैग मोशन बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार मोशन करते हैं, ऐसे 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 कुछ मूवमेंट वो करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की मोशन में, अगर एक कंडक्टर हम ले लेंगे तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, राइट। बट अगर मान लीजिए मैं इसी कंडक्टर को एक सप्लाई दे दूं, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल सप्लाई लगा दूं एंड मान लीजिए कंडक्टर का जो लेंथ है ये L है एंड ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी ये V है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह पे अगर एक बैटरी लगा दूं या एक सोर्स ऑफ EMF यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक सप्लाई मिल जाएगा, चार्ज को सप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे सप्लाई मिल जाएगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होंगे, मैं आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जब भी वो यहाँ आते हैं उनका एनर्जी खत्म हो जाता है, वो फिर से ऐसे 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 करते हैं। तो ये क्या करता है, उनको क्या करता है, एनर्जी देता है, सो दैट ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल को लेके जाता है। फिर जब यहाँ पे चार्ज आता है तो उसके पास एनर्जी बहुत तगड़ा होता है, फिर से क्या होता है, वो क्रॉस करके इधर जाता है, फिर जब इधर आके पहुँचता है फिर से यहाँ पे माथे पे हाथ रख के बैठता है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, फिर ये क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे ऐसे, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दे दिया ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज़ आपको पता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भागते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर लिया, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं वो क्या करेंगे, अभी अलाइन हो जाएंगे एंड सिपोई की तरह क्या करेंगे, मार्च करने लगेंगे, ठीक है। जैसे वो मार्चिंग करने लगे वो एक डायरेक्शन पे सारे सिपोई की तरह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट, अभी मार्च कर रहे हैं यहाँ पे। ये पहले नहीं था जब हमने सेल लगाया, जब हमने सेल नहीं लगाया था ये पहले नहीं था, ये तो रैंडमाइज मोशन कर रहे थे ऐसे कुछ, राइट, सो दैट उनका नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लगा लिया ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका मोशन में अभी अलाइन हो गया, अलाइनमेंट आ गया, राइट। ये अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, इनमें एक स्पीड, एक ओरिएंटेड स्पीड आ गया। उस ओरिएंटेड स्पीड और अलाइंड स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। ये अभी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट। इस चीज़ के बारे में अभी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये अलाइन होके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, जो अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो ये धीरे धीरे करके ये क्रॉस सेक्शन को सारे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं सिपोई की तरह, जैसे वो मार्चिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट का फ्लो होने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होता है। एक होता है आपका कैरियर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, एंड दूसरा होता है मोबिलिटी। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे अभी। तो पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आपने अभी एक सप्लाई लगा लिया तो ये अभी मार्चिंग करने लगे इस तरफ। पहले देखिए इनका एवरेज जो वेलोसिटी था वी खोपचा, ये जीरो था, ठीक है। वी खोपचा पहले जीरो था क्योंकि हमने पहले सेल जो ये जो सप्लाई हमने नहीं लगाया था। जैसे हमने सप्लाई लगा लिया अभी उनका वी खोपचा जीरो नहीं होगा। ये बिफोर सेल कनेक्शन, ये आफ्टर सेल कनेक्शन, दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना, राइट। तो अभी हम देखते हैं इस चीज़ को, राइट। तो जैसे हमने इस सप्लाई लगा लिया तो इनका अभी मोशन जो हुआ एक ओरिएंटेड डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है। इसी नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो अभी हम उसका डेरिवेशन करेंगे, देख लीजिए। नाउ तो हमें पता है जैसे हमने पहले नहीं लगाया था बैटरी को, ये बिफोर
बिफोर द सेल, बिफोर ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड, ये बिफोर सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को u1 मानता हूँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को u2 मानता हूँ, एंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया जाए u खोपचा, तो ये आंसर कितना आया था हमें पता था, ये 0 है। सबको ऐड कर दो, ये आंसर कितना है 0, ठीक है। बट जैसे हमने अभी एक सेल लगा लिया या सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा लिया आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ईएमएफ कनेक्टेड और ईएमएफ सप्लाइड, ठीक है। तो जैसे हमने सप्लाई कर दिया, अभी इनका वेलोसिटी u1 से चेंज होके मान लो हो गया v1। तो पहले इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर मैं वेलोसिटी बात करूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, तो उसको क्या लिखा जाएगा, u1 प्लस a इंटू टी। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ना, तो इन पे फोर्स लगने लगा पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे फोर्स पीछे की तरफ लगने लगा तो इन पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन मास। एंड फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं E इंटू ई। ये E क्या है, ये E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, राइट। तो ये चीज़ वेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम v1 की बात किए तो हमने इसको ऐसे लिखा, आफ्टर सम टाइम t, मान लीजिए ये टाइम है t, एंड v2 जो होगा वेलोसिटी, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं u2 प्लस a इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप एक काम करिए, इसको टाइम t1 ले लीजिए, मान लीजिए t1 टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1, t2 टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v2, t3 टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v3, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है, a इंटू टी3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर अभी हम v खोपचा निकालने की कोशिश करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, तो v खोपचा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज v एवरेज। सो v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मान लीजिए यहाँ पे n हमने लिया है तो n लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को प्लग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम अगर इस चीज़ को प्लग करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देख लीजिए। नाउ तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी वैल्यू प्लग कर लीजिए। v1 का वैल्यू हम क्या लिखे थे, u1 प्लस a इंटू t1 प्लस u2 प्लस a इंटू t2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम क्या कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। सारे u को एक जगह पे ला लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 अपॉन में n प्लस यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा t1 प्लस t2 एंड सो ऑन अपॉन n, ठीक है। ये क्या है, ये तो जीरो है, राइट, ये तो जीरो था पहले, राइट। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर ले देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, मैं इसको लिखता हूँ a इंटू टाउ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v खोपचा अभी बोल रहे थे, इसी को ही बच्चों हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, दैट इज इक्वल टू आया a इंटू टाउ, इसको हम बोलते हैं टाउ, राइट। तो ये टाउ जो है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एवरेज टाइम दैट इज elapsed बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। और द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो टाइम गैप होता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इस जिसका वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देख सकते हैं, मैं ये पूरा चीज़ को टाउ लिखा हूँ, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डॉट 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 अपॉन में n, राइट। ये होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम।
तो हमारे पास जो नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी आया उसी को हम यहाँ पे लिखे a इंटू टाउ। अभी जस्ट वैल्यू प्लग करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। राइट नाउ प्रैक्टिस करते चलो इस चीज़ को, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने बार आप मतलब आपका मास्टरी हो जाएगा पूरे टॉपिक में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो हमारे पास जो वी डी आया, मैं अभी इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। सो ड्रिफ्ट स्पीड जो आया हमारे पास दैट इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। तो अभी ए का वैल्यू प्लग करते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट स्पीड का। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम इंटू ई। ठीक है, इस चीज़ को और शॉर्ट में लिखा जाता है वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ठीक है, ये म्यू है। इस म्यू को हम बोले थे प्रीवियसली, मैं आपको बोला था, इसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं म्यू। तो म्यू का डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों, तो म्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, आप निकल सकते हो। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, बोल चुके हो ना, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो वैल्यू पुट कर लेना, आपका यूनिट आ जाएगा। राइट, डायमेंशन भी आप खुद निकल लेना। ठीक है, तो ये है म्यू, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। राइट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आप याद रखो, मोबिलिटी। ठीक है, नाउ तो ये हमारे पास आया ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन। आप देख सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो फिर से यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। मैंने जो यहाँ पे जो कंडक्टर लिया था ना, ये जो कंडक्टर हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, ये जो सप्लाई हमने दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V था। ठीक है, अगर इस कंडक्टर का लेंथ L हम मान रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा ऐसे, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय L। अरे अभी तो बताया इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देते हैं तो देख लीजिए, तो हमारे पास फिर से क्या आएगा एक्सप्रेशन वी डी का। ठीक है, नाउ तो जो वी डी आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू ताऊ। तो अभी अगर हम ई का वैल्यू प्लग कर लेते हैं तो ये आएगा कितना, ई वी बाय एल इंटू एम इंटू टाउ। राइट, ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो ये है आपका ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो कि जनरली होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो जो कि होता है नॉर्मली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है आपका ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ख़त्म हो गया, कहानी मोबिलिटी के बारे में हमने बात कर लिया। अभी चलो कुछ और चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये जो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, ये आप याद रख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। नाउ नेक्स्ट, अभी आप और एक हेडिंग लगा लीजिए, ये भी बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम सारा चीज़ को कवर करके चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। रिलेशन बिटवीन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। नाउ अभी यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमने इस सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सिपुई की तरह मार्च करने लगे, इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो ड्रिफ्ट होने लगे इस तरफ ऐसे। ठीक है, अच्छा नाउ ये सारे क्रॉस सेक्शन को ऐसे धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो छोटा n होता है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें पता है ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस ये तो नेगेटिव होगा, ये माइनस है, ये हाई पोटेंशियल, ये प्लस है, राइट। इसका बैटरी का EMF ले लेते हैं, मान लो V। हम EMF के बारे में आगे चर्चा करेंगे, टेंशन मत ले दो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे सारे क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है ऐसे, इनका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अलाइंड हो चुके हैं, अभी उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, राइट। तो जैसे उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जो स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अभी भी हमने उसका डेरिवेशन किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास अगर टाइम मान लो dt टाइम है, इस क्रॉस सेक्शन से लेके इस क्रॉस सेक्शन को आने के लिए मान लो dt टाइम है, छोटा dt टाइम। अगर ये dt टाइम है, कितना स्पीड से ये आ रहे हैं, vd स्पीड से आ रहे हैं, तो अगर dt टाइम है तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, vd इंटू dt। ठीक है, अच्छा इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया। तो अगर ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिए तो हम कुछ और बातें करते हैं, इस पर क्या होगा देखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट स्पीड का, उसी की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, E इंटू ई, और हम इसको और भी लिख सकते हैं EV अपॉन m इंटू L इंटू टाउ। ये L है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी हमें करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बारे दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना होगा, क्या आएगा वो हम अभी उसको देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम जो यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आके पहुँचेंगे वो dt टाइम पहले कहाँ पे होंगे, और इस जगह पे कहीं पे होंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो वो तो धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि बताइए कितना चार्ज टोटल क्रॉस हुआ, राइट, हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंडक्टर का जो है उसको हम A मान लेते हैं, राइट। तो अभी ये कितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेडेड है, दैट इज vt इंटू dt। यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए जो टाइम मैं आपको बताया था दैट इज dt टाइम। तो जो वॉल्यूम में स्प्रेड होंगे, जितने वॉल्यूम में अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कवर कर चुका है, वो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ तो vd इंटू dt है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो वॉल्यूम ओवर विच इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉस्ड, ठीक है, और प्रेजेंट। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, नाउ तो हमारे पास ये चीज़ है वॉल्यूम। हमें n का वैल्यू क्या पता है रे, दिस इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन में यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने होंगे, तो अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर होंगे, इसको मैं मान लो लिख लेता हूँ ऐसे कैपिटल N पे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू n अपॉन v, n अपॉन वॉल्यूम। तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे n, उसको हम क्या लिखेंगे, छोटा n इंटू वॉल्यूम। तो क्या होगा,
एन इंटू वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू वी डी इंटू डी टी। ये हुआ हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अच्छा, अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पता है तो हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, Q इज इक्वल टू एन ई, राइट। तो अगर यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा? सो देयरफॉर, ये देयरफॉर नहीं हो रहा है, बहुत दिन के बाद मैं इसको लिख रहा हूँ देयरफॉर तो ये देयरफॉर जो टोटल चार्ज होगा सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q। सो दैट इज इक्वल हम क्या लिखेंगे? N इंटू ई। अरे इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस कर रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? N इंटू ई। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वैल्यू प्लग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आया, जो टोटल चार्ज का वैल्यू वो कितना आया? N इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू ई। तो ये हुआ किसका एक्सप्रेशन? ये हुआ हमारे पास टोटल चार्ज की एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसको डी क्यू लिख लेता हूँ, चलो। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू इतना, टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं। कन्फ्यूजन मत होना, सर डी क्यू आपने क्यों लिखा? मैं टोटल चार्ज की नोटेशन, आप अगर चाहो तो क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर मेरे पास चार्ज पता है तो मैं करंट कैसे निकालूंगा? मुझे तो पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया करंट का वैल्यू? तो करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अभी यहाँ पे मैंने टाइम को डी टी लिया हूँ, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट प्लग करें तो क्या लिखेंगे? N इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। ठीक है, हम इसको और भी सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, जो याद रह जाता है अक्सर बच्चों को, कुछ भी निमोनिक्स करके याद रखते हैं, जो भी आप याद रख लेना। तो ये है करंट का रिलेशन किसके साथ? ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। ठीक है, अभी ड्रिफ्ट स्पीड का और एक एक्सप्रेशन हमें पता है, इसका वैल्यू प्लग कर दो तो क्या लिखेंगे? एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी का वैल्यू प्लग करो, क्या लिखेंगे? ई इंटू वी, ये वी क्या है? वेलोसिटी। नो, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे? ई वी बाई एम एल इंटू ताऊ। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्सप्रेशन? तो दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, राइट, इंटू ये कितना आ रहा है? एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू वी अपॉन एम इंटू एल, ठीक है, इंटू टाउ। ये अनदर एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा, मैं इसको अगर यहाँ पे देखूँ एक चीज़, तो मेरे पास ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालने की बात करूँ तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है फॉर्मूला? करंट अपॉन एरिया। सो जे को हम क्या बोलते हैं? सो जे फॉर जेम्स बॉन्ड। सो जे इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? आई अपॉन एरिया। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया वो कितना आया? एन ई इंटू वी डी। ठीक है, ये हमारे पास जे का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, एंड हमें पता है जो वी डी का जो फॉर्मूला है सो वो क्या है? वी डी का हम अभी हम निकाल चुके हैं ना फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम इंटू टाउ। तो जो जे का एक्सप्रेशन आया उसे हम क्या लिख सकते हैं? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। तो करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर है, अभी पता चला। ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे बोथ करेंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड करंट डेंसिटी जो होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो बोथ करंट एंड करंट डेंसिटी दे आर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। तो अभी तक हमने करंट एंड करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है उसको हमने निकाल लिए। किसके साथ? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ निकाल ली। ये आपका बोर्ड के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लेना, राइट। तो ये है हमारा जितना भी आज का टॉपिक था, पहला लेक्चर करंट के बारे में। हमने समझा जो करंट का रिलेशन होता है कैसे निकलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक हमने समझा करंट के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम जो है बहुत ख़तरनाक टाइम है। घर पे रह के प्रिपरेशन अच्छे से करिए, राइट। एंड
अभी जो प्रिपरेशन अच्छे से करेगा ना वो ही सक्सेस उसको मिलेगा। अभी जो घर पे बैठेगा कि चलो लॉकडाउन में मैं सो रहा हूँ, वो ज़िंदगी भर सोता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।